नमस्कार। तो बात करेंगे अध्याय चौथा एनसीईआरटी 6 क्लास। अध्याय चौथा क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है, तो ये कुछ नोट्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रीलिम्स जीएस और आपका प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल के लिए। ठीक है, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी अध्याय चौथा हम शुरू करते हैं। और नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि वेद इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं। वेद क्या हैं? इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है साहित्यिक स्रोत दो टाइप के हैं। ठीक है, एक आता है धार्मिक साहित्य, दूसरा आता है लौकिक साहित्य। ठीक, अच्छा, धार्मिक साहित्य कौन कौन से होते हैं? धार्मिक साहित्य, तो धार्मिक साहित्य में आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद होते हैं धार्मिक साहित्य में। ठीक, लौकिक साहित्य हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैं इसे बता देता हूँ। लौकिक साहित्य में चाणक्य, नीति, कौटिल्य, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो लौकिक साहित्य में ये चीज़ें आती हैं। अब धार्मिक साहित्य में क्या क्या है? अब धार्मिक साहित्य में आती हैं दो, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ठीक, इसको जो ब्राह्मण साहित्य इसको वैदिक साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, अब ग्रंथ देख लेते हैं। एक टेबल बना रखी है, उस टेबल के अनुसार आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा टेबल सही नहीं बनी हुई तो आप लोग देख लेना, इसको मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक, तो ब्राह्मण साहित्य में देख लीजिए, वैदिक साहित्य में नंबर 1 है वेद, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है पुराण, चौथा है वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र और अरण्यक। ये 8 चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, किसमें? वैदिक साहित्य में। अच्छा, ब्राह्मणेतर साहित्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, रजत तरंगिणी, कलहण, चचनामा, अली अहमद की अष्टाध्यायी, पाणिनि, गार्गी संहिता, कात्यायन, महाभाष्य, पतंजलि। तो इस टेबल को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी काफ़ी काम आने वाली चीज़ है आपकी। ठीक है, तो ये एक बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, नंबर दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर दूसरा नोट कर लीजिए कि दूसरा पॉइंट है वेदों द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? किसके द्वारा मिलती है? वेदों के द्वारा हमें प्राचीन आर्यों, याद रखना, प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्यों के जो धार्मिक कार्य होते थे या धर्म जो होता था, सामाजिक स्थिति जो होती थी, आर्थिक स्थिति जो होती थी, राजनीतिक स्थिति जो होती थी, उनके उस जीवन के बारे में हमें क्या होता था? जानकारी मिलती है। किसके द्वारा? वेदों के द्वारा। समझ गए? पॉइंट नंबर तीसरा है वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। ठीक, चौथा नंबर का पॉइंट है वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। क्या है? वैदिक युग की जो सांस्कृतिक दशा थी, जो सांस्कृतिक विरासत बोलते हैं जिसको, प्राचीन सांस्कृतिक दशा है जो, उसको, उसका जो एकमात्र ज्ञान क्या है? ज्ञान का स्रोत क्या है? वेद एकमात्र स्रोत होते हैं वैदिक युग के। ठीक, पांचवें नंबर का पॉइंट आता है कि ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है? ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल को जानने का सबसे बड़ा स्रोत ऋग्वेद है। ठीक, इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, यूपीएससी के लिए। अगर आप पीसीएस भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट है ये। ठीक है, तो छठवां पॉइंट है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उत्तर वैदिक काल को जानने का सबसे बेहतर स्रोत क्या है? उत्तर वैदिक काल को जानने का सबसे बेहतर स्रोत क्या है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो बाकी के जो 3 वेद हैं ये उत्तर वैदिक काल को जानने का बेहतर स्रोत है, सबसे बेहतर स्रोत है, ये याद रखना आप लोग। ठीक, 7वें नंबर का पॉइंट है ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। क्या है? ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। इस लाइन को याद रखना, ये इसका, ठीक है, कि ऋग्वेद क्या चीज़ है। अब देखो ऋग्वेद का विभाजन, अब ऋग्वेद का विभाजन कैसे हुआ है, कितने कितने, क्या क्या, किन किन चीज़ों में हुआ है? तो देखो 3 चीज़ें इसमें हैं कि 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। क्या है? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त जिनको प्रार्थनाएं कहा जाता है। याद रखना, सूक्त को प्रार्थनाएं कहा जाता है। और प्रार्थनाएं क्या होती है? देवी देवताओं के लिए जो प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं वो जो सूक्त हैं, ठीक है,
वो 1028 सूक्त हैं इसमें, ठीक है। ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ये याद रखना ये चीज़ें आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये 6 क्लास के एनसीईआरटी में जितना डेटा था मैंने सब इसमें उतार दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। अब 9वें नंबर का पॉइंट है, देखो सबसे ज़्यादा ऋचाएँ इंद्र की कितनी है? 250। इंद्रदेव की कितनी ऋचाएँ लिखी गई हैं? 250 ऋचाएँ हैं इसमें। और अग्नि की 200। सबसे ज़्यादा इंद्र की है, फिर है अग्नि की। पहला नंबर इंद्र, दूसरा अग्नि, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद काल में इंद्र देवता सबसे प्रसिद्ध देव थे। क्या थे? इंद्र देवता क्या थे? सबसे प्रसिद्ध। तो इस पॉइंट को याद रखना, जिसमें इंद्र को बहुत नाम से जाना जाता था, कि बहुत सारे नामों से इंद्रदेव को जाना जाता था, जिसमें एक प्रसिद्ध नाम क्या था? पुरंदर। प्रसिद्ध नाम था पुरंदर, ठीक। अच्छा, 10वें नंबर का पॉइंट देख लेते हैं कि 10वें नंबर का जो पॉइंट आता है वो आता है, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? को गोत्र होता नहीं, ये वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा राइटिंग टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो ऋषि को होत्र कहा जाता था, खाली गोत्र होता है, इसको हटा देना आप लोग, ठीक है। तो ऋषि को होत्र कहा जाता था खाली, ओनली। 11वें नंबर का जो पॉइंट है वो है, ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। कितने साल पहले? 3500 साल पहले हुई थी इसकी रचना, ठीक। 12वां पॉइंट है, सूक्त की प्रार्थना को प्रार्थना भी कहते हैं। सूक्त को प्रार्थना भी कहते हैं। ये बात मैंने पहले भी बता दी आपको कि सूक्त को क्या कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं, ठीक है। और एक इसके और ऐसी प्रार्थना जो अच्छी तरह बोले जाए उसे हम सूक्त कहेंगे, ठीक। जो प्रार्थना अच्छी तरह से करी जाए उसको हम क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं, ठीक है। अच्छा, विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना करने के लिए सूक्त लिखे गए हैं, ठीक। विभिन्न देवी देवताओं के लिए सूक्त लिखे गए। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम, याद रखना। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है, और सोम एक पौधा है जिससे खास एक पेय बनाया जाता है, जिसको सोमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको सोमरस कहते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये 3 याद रहेंगे, इन पॉइंटों को आप लोग याद रखना। 14वां नंबर का देखिए कि वैदिक सूक्त या प्रार्थनाएं, ठीक है। वैदिक सूक्त की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी वैदिक सूक्त की? ऋषियों ने इसकी रचना की थी। 15 नंबर पे आ जाओ। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ठीक। ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। इस बात को भी याद रखना। 16वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा क्या है? भारत यूरोपीय किसको बोलते हैं? भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, 17 नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भारोपीय भाषा का हिस्सा है। कौन कौन से हैं? असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भारोपीय भाषा का हिस्सा है। इस पॉइंट को याद रखना कि कौन कौन सी भाषाएं भारोपीय भाषा का हिस्सा हैं, ठीक है। 18 नंबर के पॉइंट पे देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो 18 नंबर का पॉइंट देख लीजिए कि भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ठीक है, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई एक शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसलिए परिवार का हिस्सा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शब्द एक जैसे थे। क्या थे? शब्द एक जैसे थे। इस शब्द को आप समझ गए होंगे इस लाइन से, ठीक है, कि भारोपीय भाषा में जो ये है परिवार का हिस्सा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता था क्योंकि कुछ शब्द ऐसे थे जिनका एक जैसे शब्द थे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ जाना। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक लग रहा है कि कुछ फॉन्ट चेंज हो गया है, बट 19 नंबर का पॉइंट अगर आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो ऋग्वेद के पॉइंट नंबर पहला है, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। क्या है? वार्तालाप मतलब बोले गए हैं, ठीक है। लेखन तो बाद में हुआ है, कि पहले वार्तालाप के रूप में हुए हैं। ऋग्वेद के जो सूक्त थे, लिखन तो बाद में लिखा गया है ना, तो पहले तो वार्तालाप के रूप में हुई हैं बातें, मतलब बोल के, ठीक है। अच्छा, जैसे
एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, सेट किया हुआ है कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये इसका साक्ष्य है, मतलब कि वार्तालाप में होती थी उसका उदाहरण है ये। तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को नोट कर लेना। और बात कर लेते हैं 20वें पॉइंट की। तो देखो, ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का साक्ष्य कहाँ पाया गया है? कश्मीर में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? कश्मीर में। ठीक। अच्छा, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। ऋग्वेद प्रार्थनाओं में क्या है? अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। ठीक, ये याद रखना पॉइंट। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये देखो, ये फैक्ट वाली बात हो गई ना, तो इसको ध्यान रखना कि किसका कम हुआ, सबसे कम हुआ है। तो गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, ओनली एक बार। तो इसको याद रखना कि एक ही बार हुआ है गंगा यमुना का। ठीक, तो यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है हम लोगों से, ठीक है, या आप लोगों से। तो उस तरीके से आप लोग पढ़ लेना। अच्छा, 23वें नंबर के मवेशी, घोड़े और रथ। अब इनके देखते हैं कि इनके मवेशी, घोड़े और रथ की क्या विशेषताएं थी, कैसे होती थी, क्या सी उसकी चर्चा है नीचे। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं, उनके पॉइंट बना रखे हैं मैंने। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? मवेशियों के लिए, मवेशियाँ जानवर जो पालतू पशु होते हैं, मवेशियों। ठीक है, बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए, जैसे पुत्रों, खासकर पुत्रों। अच्छा देखो, यहाँ पे एक वो फैक्ट है कि खासकर पुत्रों के लिए। ठीक है, इसमें पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं इसमें। ठीक। अच्छा, वैदिक सभ्यता अश्व केंद्रित सभ्यता थी। क्या थी? अश्व केंद्रित सभ्यता थी। ठीक है। तीसरे नंबर का पॉइंट है, वैदिक सभ्यता में घोड़े को लड़ाई के रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी मतलब पालतू जानवर, क्योंकि उस टाइम पशु, उस टाइम जो पालतू पशु थे उन्हीं का टाइम था। ठीक है, उन्हीं को रख के मतलब इनका जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार आता था। तो इसलिए क्या होता था कि मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे उस टाइम पे। तो वैदिक सभ्यता में घोड़े क्या होते थे? रथ खींचने के लिए काम में लाए जाते थे, और इन लड़ाइयों में मवेशियों को जीत कर लाया जाता था। ठीक, इस पॉइंट को याद रखना, या इसमें दिमाग में बैठा देना इस बात को कि इस तरीके से युद्ध होता था और यह जीत के लाया जाता था। ठीक। अच्छा, चौथे नंबर का पॉइंट है, लड़ाई वैसे जमीन के लिए भी, देखो जमीन के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। ठीक, इस पॉइंट को याद रखना कि जौ जैसी फसलों को भी उपजाया जाने वाली, जल्दी फसलें तैयार हो जाती, इस तरह की अच्छी सी ज़मीन को देखते थे कि लड़ाई करने के जो कारण थे वो, ये भी एक पॉइंट है कि लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, तो पॉइंट लिख लेना, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि वैदिक सभ्यता में लड़ाइयाँ किन किन कारणों से की जाती थी, या किन किन किस किस ज़रूरत को लिए की जाती, किन किन ज़रूरतों के लिए की जाती थी, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके के कारण भी पूछे जा सकते, तो इनको याद रखना। देखो, कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। क्या? देखो, पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। देखो, लोगों को भी बंदी बनाया जाता था, जिन्हें दास या दस्यु हम कहते हैं, उनको दास बनाया जाता था। ठीक है। अच्छा, युद्ध में देखो, छठवें नंबर का पॉइंट देख लीजिए। छठवें नंबर का पॉइंट है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में भी बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के करने के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो देखो, ये सब चीज़ें जो धन वगैरह जीता जाता था वो आप लोग बड़ा मोटा मोटा इसको पढ़ लेना कि जो धन था वो कुछ सरदार रखते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों में दिया जाता था, शेष धन बांट दिया जाता, लोगों में बांट दिया जाता था, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो इस तरीके की सभ्यता उस टाइम थी, और इन पॉइंटों को आप याद रखना। और सातवें नंबर का पॉइंट देख लीजिए कि यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। उस टाइम देखो, आहुति दी जाती थी, और यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। किससे? घी, अनाज, और कभी कभी देखो जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। देखिए, ये बड़ा फैक्ट है। तो यहाँ क्या होता है कि देखो, जिस तरीके का आप लोगों को आप लोग जिस तरीके, आप एक इस तरीके से पढ़िए
कि जैसे देखो यज्ञ किया जाता था, यज्ञ में क्या होता था कि आहुतियाँ दी जाती थी, और आहुतियों में क्या होता था, देखो घी अनाज, तो सबको पता है कि आहुतियों में घी अनाज दिया जाता था। लेकिन इसमें फैक्ट क्या है कि कभी कभी यहाँ क्या होता था कि जानवरों की आहुति भी दी जाती थी, कभी कभी, कभी कभी, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना आप लोग। अच्छा, 8वें नंबर का पॉइंट अगर हम लोग देख लेते हैं तो देखो, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। देखो इसमें कोई, इनकी कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी अपनी, ठीक। ये पुरुष यहाँ भाग लेते थे और भाग लेना होता था और सीधा युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे, ठीक। इसमें ना कोई सेना थी, ना कोई मतलब इतना बड़ा कोई जैसे जनपद, जैसे साम्राज्य होता है, ऐसा कुछ नहीं होता था, सेना वगैरह कुछ नहीं थी। बस कोई पुरुष है तो उसने भाग ले लिया, बाकी युद्ध हो गया, इस तरीके से सेना इकट्ठी की जाती थी, ठीक है। तो 24वें नंबर का पॉइंट अगर हम देख लें तो ऋग्वेद में देखो विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में क्या होते हैं, विष और जनों के नाम भी मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, ठीक। इस पॉइंट को याद रखना आप लोग। अच्छा, 25वें नंबर का पॉइंट है आपका, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वह कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अच्छा देखो, जिन लोगों ने इनकी प्रार्थनाओं की रचना की थी, कभी कभी खुद को वो आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। और दस्यु वो लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। तो फैक्ट देखो, वो क्या थे, दस्यु जो लोग थे वो देखो, वो विरोधी मतलब अपने विरोधियों को, जो आर्य लोग होते थे वो अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। और दस्यु कौन से लोग होते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे, जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। सीधी सीधी बात है कि जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं था और शायद वो दूसरी भाषाएं बोलते थे, ठीक। अब जो मेन फैक्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है महापाषाण काल। अब महापाषाण काल क्या चीज़ है, उसकी कहानी इसमें लिखी गई है। जो एनसीईआरटी का निचोड़ था मैंने इसमें निकल लिया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने इसमें पढ़नी है। वेदों से तो आपको पता है कि एक आध क्वेश्चन बन ही जाते हैं, अब महापाषाण से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो 26वां है देखो, कहानी महापाषाण की। तो मैंने कहानी पॉइंट वाइज लिखी हुई है कि कहानी महापाषाण की, कि इसकी विशेषताएं क्या क्या था उसमें। अब मैं महापाषाण का मतलब भी आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले पॉइंट नंबर पहले को देख लीजिए कि यह शिलालेख महापाषाण, महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर, समझ गए। महापाषाण क्या है, महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर, ठीक है। तो बड़े पत्थर क्या है, जाने जाते। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। मतलब जहाँ पे दफनाया जाता था, बीच में उसके चारों तरफ पत्थर लगाए जाते थे, उसके चारों तरफ ऐसे पत्थर लगाए जाते थे। तो एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं कि किस तरीके से महापाषाण काल में ये पत्थर लगाए जाते थे, ठीक है। अच्छा, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो इस पॉइंट को याद रखना कि 3000 साल पहले यह प्रथा शुरू हुई थी और दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो ये पीटी का क्वेश्चन भी बन सकता है कि कहाँ से शुरू, यह प्रथा कहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर ये भी आ सकते हैं आप लोगों के पास, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। दूसरा है, आप महापाषाण को ताबूत शबाधान शिष्ट कहा जाता था। महापाषाण को ताबूत शबाधान शिष्ट कहा जाता था, इस बात को याद रखना, शिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ताबूत शिष्ट, ताबूत को शिष्ट कहा जाता था महापाषाण को, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, तीसरे नंबर आप एनसीईआरटी से मिला देना कि उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यही हैं और यही आप लोगों ने नोट्स में बनाने हैं। मैंने नोट्स में इसीलिए उतारे हैं कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और साथ में मेरी वीडियोस इन नोट्स को देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप पढ़ते भी जाइए और नोट्स के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। यहाँ से आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसमें लिखी गई है, तो ये मैं याद कर लेता हूँ। तो ज़्यादा फोकस जिनमें करना है, इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक। तो तीसरा पॉइंट है आप लोगों का कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी, ठीक है। देखो कुछ समानताएं भी थी इन कब्रों में। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी
के बर्तनों के साथ दफनाया। देखो मृतकों को क्या होता था कि खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफना, कुछ सामान भी रखा जाता था उनके साथ, मतलब मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, ठीक है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। देखो याद रखना इस चीज़ को कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था इन बर्तनों को, ठीक है। इनके साथ मिले लोहे के औजार और हाथी हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, सामान नहीं सामान, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो देखो कहीं सोने के गहने, कहीं पत्थर मिले हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लेना कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे मृतकों के जब जहाँ दफनाया गया था, जो शिष्ट था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मृतकों के साथ मिली हैं, ठीक। बाकी जो फोटोज़ हैं वो आप लोग एनसीईआरटी में देख लेना। साथ में इसके साथ अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। एक मैं सीधी बात बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और दूसरा इन क्वेश्चनों को अगर आप नोट कर लेंगे, उस साथ साथ अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे और इनको नोट करते जाएंगे, तो मैं बोलता रहा हूँ आपको, इसको पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मोटा मोटा देखने के साथ साथ ये नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आती है इनाम गाँव की कहानी, ठीक। तो इनाम गांव क्या है कि देखो, इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, इनाम गांव में क्या था कि एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली थी। कब? महापाषाण काल में इनाम गांव में, ठीक है। विशिष्ट व्यक्ति की कब्र यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। क्या है? घोड़। सहायक नदी कौन सी है? घोड़। तो इस पॉइंट को याद रखना कि एक व्यक्ति की विशिष्ट कब्र कहाँ मिली है? भीमा की सहायक नदी घोड़, घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले क्या होते थे? लोग रहते थे। तो यहाँ पे एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है, इस पॉइंट को याद रखना। एक आदमी, देखो किस तरीके से वो करा गया था, उसको दफनाया गया था, ठीक है। तो एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। देखो किस तरीके से इस आदमी को दफनाया गया था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में, क्या 5 कमरे उस मकान में थे, और आंगन में 4 पैरों वाला मिट्टी का एक बड़ा संदूक था, मिट्टी का एक संदूक था बड़ा, उसमें दफनाया गया था। बस्ती के बीच एक बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। मतलब गांव में जितने भी घर थे, जो बड़े बड़े घर थे, उनमें से ये घर एक था, ठीक, बड़े घरों में से एक था। इस घर में अनाज का एक गोदाम भी था, अनाज का गोदाम भी था इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। और सबके पैर मुड़े हुए थे, ठीक। तो ये याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें। बाकी तो ये देखो, याद मेरे बोलने से आप लोगों को याद हो रही होंगी ये चीज़ें। तो देखो वीडियो देखने का बहुत महत्व है। अभी ये मत समझिए कि देखो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, अगर गोल है, अचीव करना है, तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। मैं इससे दुगुना 4 गुना इनको 2 बार 4 बार पढ़ता हूँ, तब जाके मेरे को ये याद हो जाते हैं। और याद ऐसे होते हैं कि मेरे दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं। तो आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है कि ये चीज़ें जब आप लोगों के दिमाग में फैक्ट बैठ जाएंगे, तो कभी नहीं भूल पाओगे आप इन चीज़ों को। अगर आप किसी भी किताब के अंदर कहीं भी आप इन चीज़ों को देखोगे, तो मेरे हिसाब से भूलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप लोग प्रीलिम्स यूँ निकाल दोगे, यूँ प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स, जीएस, इसमें ऑप्शनल वाले हैं जो हिस्ट्री के, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉइंट हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट भी हैं, देखो। तो उन चीज़ों को भी नोट करते रहिए, इसको मजाक में मत लीजिए, ठीक है। तो 27वां नंबर का पॉइंट है कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। तो देखो इनाम गांव के जो लोग थे उनका क्या काम धंधे थे, ठीक है। बाकी तो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आने वाले पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो पॉइंट मैंने नोट करे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ। तो देखो इनाम गांव में क्या है, पुरातत्वविदों ने को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो फसलों का नाम याद रखना कि कौन कौन सी जो फसलें हैं, कौन कौन सी फसलों के साक्ष्य इनाम गांव से मिले, प्राप्त हुए हैं। तो फसलों के नाम आ सकते हैं गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इन सब का क्या है, बीज वहाँ से मिले हैं, ठीक है। अच्छा, कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, इस चीज़ को भी याद रखना। अब जानवर कौन कौन से, देखो जानवर की भी आ सकती हैं क्वेश्चन। तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। क्या क्या पाई गई, ये सब चीज़ें इसमें
पाई गई। और ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसबरियाँ एकत्र की जाती थी। इस तरह के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, ये फ्रूट्स के नाम है कुछ, और इस तरह के साक्ष्य भी वहाँ पे इनाम गांव में मिले हैं। तो ये था आपका चौथे नंबर का जो अध्याय था, वो कल मैं सॉरी डाल नहीं पाया, लेकिन 5वें नंबर को कि अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो शाम तक मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को वीडियो तो मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, और मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या आपको थोड़ा गहराई में समझाने की आवश्यकता है, तो मैं एनसीईआरटी से आप लोगों को समझा सकता हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और समझने वाला इतना ही 6 क्लास की एनसीईआरटी, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो और ज़्यादा गहराई में बातों को समझेंगे। ठीक है, अभी तो ये एक बेस मजबूत बना रहे हैं आप लोगों का, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों का।